तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तहसीन पूनावाला, कांग्रेस समर्थक, और शांतनु गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक। ठीक है, आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। नमस्कार, कैसे नमस्कार। आप? और स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। प्रधानमंत्री का भाषण अभी अभी हम सुन रहे थे और उन्होंने 5 प्रण लिए हैं और 25 सालों के लिए कुछ लक्ष्य सामने रखा है लोगों के लिए। उसके अलावा भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तहसीन, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूं, आपके लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें रही? इन 5 प्रणों को आप कैसे देखते हैं कि भारत किस तरह उन्हें अचीव कर सकता है? अव्वल तो मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको, शांतनु भाई को और एनडीटीवी इंडिया के सभी दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और प्रधानमंत्री जी की स्पीच मैंने सुनी लाल किले पर से, और ऑन अ फंडामेंटल नोट मैं से अग्री करता हूँ कि ये चीज जरूरी है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा इतने पावन मौके पर, इतने पवित्र मौके पर ये एक पॉलिटिकल स्पीच था। अगर हम इसकी तुलना करें, फॉर एग्जांपल, जो मैं मानता हूं दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पीचेस में से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ट्विस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच, वो स्पीच 4 पेजेस की, और उन्होंने जो देश का लक्ष्य है उन्होंने देश के सामने रखा। अगर प्रधानमंत्री जी आज देश को संबोधित करना चाहते थे तो मैं ये सोचता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस चीज से शुरू करते कि जब वे प्रधानमंत्री बने 2014 में, लाल किले पर उन्होंने देश के सामने कुछ गोल्स रखे थे, कुछ माइलस्टोन्स रखे थे 2022 के लिए। मसलन सबके लिए पक्के घर हो गए। उस रिपोर्ट कार्ड का क्या हुआ? क्योंकि वहां पर वो फेल हो गए। भारत 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगी 2022 तक, उसका क्या होगा? वहां पर वो फेल हो गए। जो उन्होंने खुद वायदे किए थे, सारा काला धन वापस आ जाएगा, उसका क्या हुआ? उस पर वो फेल हो गए। करप्शन को लेकर उन्होंने 2016 में कुछ बातें की थी नोटबंदी को लेकर, उसमें भी फेल हो गए। बुलेट ट्रेन चलेगी, उसमें भी फेल हो गए। तो वो बताते कि अपने जो लक्ष्य थे उसका क्या हो गया और हम इसे किस तरह से अचीव करेंगे। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्पीच, एक हॉलो स्पीच देना, मुझे लगता है इतने पावन मौके पर ये इसको आप अवॉइड कर सकते थे। दूसरी चीज कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, जिससे मैं पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं। उन्होंने कहा कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। नोबडी कैन डिसएग्री विद इट। शांतनु भाई भी अग्री करेंगे, आप भी करेंगे, मैं भी। लेकिन खुद प्रधानमंत्री जी के आईटी सेल में जिस तरह का भाषा का प्रयोग होता है महिलाओं के बारे में, खुद प्रधानमंत्री जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया माननीय सोनिया जी के बारे में, ममता जी के बारे में, सुनंदा थरूर के बारे में, क्या उसके लिए प्रधानमंत्री जी माफी मांगेंगे? तो कहीं ना कहीं जो एक मुहावरा है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग, मुझे वो लगा। प्रधानमंत्री जी अपना रिपोर्ट कार्ड बताए देश को, ये जरूर। शांतनु गुप्ता, कहीं जो तहसीन पूनावाला की टिप्पणी है कि क्या एक सिर्फ राजनीतिक या खोखली स्पीच है, बहुत सारे वादे जो किए गए इस मौके पर, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, पहले के वादे, और इसके बाद हम और नए प्रण ले रहे हैं। तो जब हम उन वादों को पूरा नहीं कर पाए तो इस नए प्रण को हम आगे लेकर कैसे बढ़ेंगे? अंगमा जी, पहले तो एनडीटीवी की पूरी टीम को और आपके सभी दर्शकों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैंने प्रधानमंत्री की स्पीच सुबह लाइव सुनी और फिर एक और बार सुनी एनालाइज करने के लिए। मुझे लगता है कि उनकी खुद की उनका सबसे बेहतरीन उद्बोधन है। एक आत्मविश्वास से भरा और एक आत्मनिर्भर भारत का संबोधन था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यहां पे बात इधर एक जगह होती है कि कैसे गरीबों को केटर किया गया, कैसे करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट के खाते खुले, कैसे बहुत करोड़ों लोगों को टॉयलेट मिले, गैस मिला, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, और कहां, और जहां दूसरी तरफ भारत वो देश है जो तीसरे नंबर का देश है, इसमें 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, जो रिन्यूएबल एनर्जी में नंबर 1 है, और अपनी भारत में विकसित वैक्सीन, जब लोग सोच रहे थे, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन लगाएं ना लगाएं, हम 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। और जो 5 प्रण रहे, मेरे ख्याल से तो बहुत एस्पिरेशनल स्पीच थी। मेरे ख्याल से किसी ने उसमें राजनीति ढूंढने की, तो देखिए अपोजिशन का काम है और वो करना भी चाहिए। जब भाजपा भी अपोजिशन में होगी तो वो भी करेगी जी। लेकिन ये बहुत एस्पिरेशनल स्पीच थी। तो प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं उन 5 प्रण में कि भारत अब संकल्प ले ले कि हम डेवलप्ड कंट्री हैं, अब डेवलप्ड कंट्री बनना है। मैंने तो हम तो 70 साल से यही रोते रहे कि पॉवर्टी को मैनेज कैसे करना है, पॉवर्टी को मैनेज करना है। जो हमारी इकोनॉमिक्स भी थी वो भी पॉवर्टी इकोनॉमिक्स थी, ना कि एस्पिरेशनल इकोनॉमिक्स थी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि हमारे मन में जो भी गुलामी के प्रतीक बचे हैं, जो छोटा भी गुलामी का प्रतीक बचा है, जो मानसिकता बची है हजारों सालों की गुलामी के बाद, चाहे वो इस्लामिक आक्रांताओं की गुलामी हो, चाहे वो अंग्रेजों की गुलामी हो, उसके जो आंशिक अंश बचे उसको मिटा दीजिए और एक कॉन्फिडेंट भारत की तरह आगे बढ़िए। फिर उन्होंने क्या कहा कि जो अपनी लेगेसी है, जो हमारी धरोहर है, उस पर गर्व करिए।
चाहे वो विज्ञान में हो, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो, चाहे वो योग में हो, चाहे वो आयुर्वेद में हो, उस पर गर्व करिए। और जो हमारी स्ट्रेंथ है वो यूनिटी से आती है, सब मिलकर रहिए। छोड़ दीजिए कि आज इस जाति को इसने वोट दिया, इस धर्म को इसने वोट दिया। भारत की प्रगति के लिए सामने आइए। और हम लोग फंडामेंटल राइट्स की तो बात करते हैं, लेकिन ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स पे भी आ जाइए। अब उस स्टेज पे आ चुके हैं जब केवल सरकार से केवल मांगते ना रहें, हम अपनी भी ड्यूटी करें। और प्रधानमंत्री ने कहा मैं भी उसमें शामिल हूं, हर मुख्यमंत्री, हर नेता उसमें शामिल है। तो मेरे ख्याल से इससे एस्पिरेशनल स्पीच नहीं हो सकती, उनकी खुद की बेहतरीन स्पीचों से है। शांतनु, पूरे भारत को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। आप भारत को साथ लेकर चलने की बात है, और कैसे हम साथ लेकर आगे बढ़ेंगे ये याद रखना पड़ेगा हमें हर रोज, न सिर्फ आजादी के स्वतंत्रता दिवस की जश्न के मौके पे। एक बात और तहसीन पूनावाला जो प्रधानमंत्री ने की, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात की कि कैसे जोर शोर से जनता को इसमें साथ देना चाहिए सरकार का, और भ्रष्टाचार जो है वो देश के लिए दीमक जैसा है। साथ ही उन्होंने भाई भतीजेवाद पर भी एक हमला बोला है और कहा कि इसे पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगते रहे हैं कि जो हमारे आजादी के हीरोज हैं, जो हमारे अब तक की उपलब्धियां हैं, उसको नजरअंदाज किया है एक तरह से सरकार ने। और महान हमारे जो सेनानी थे स्वतंत्रता के, उनके बलिदान को, देश की गौरवशाली जो उपलब्धियां हैं, उसको नजरअंदाज किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मौके पर ये बातें कही हैं। आपको क्या लगता है कि ये सही मौका था इन बातों को उठाने के लिए, कि आपको नहीं लगता कि सब लोग इस जश्न में साथ शामिल हैं? जी, ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, तो मैं इसको अलग अलग उत्तर दूंगा। पहले मैं आपके पहले भाग का उत्तर दूंगा, पहले प्रश्न का। करप्शन से लड़ना बेहद जरूरी है। इसके लिए एक मुहिम चली लोकपाल की। लोक आयुक्त के खिलाफ जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर से सुप्रीम कोर्ट गए, मुझे आप फैक्ट चेक करना नगमा जी, लोकपाल को जो पावर्स देने का वादा किया गया वो नहीं दिया गया। सीबीआई के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने रिफॉर्म्स की उसे चेंज किया गया मोदी जी द्वारा। ईडी डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने रिटन जजमेंट में कहा इसका टेन्योर नहीं बढ़ाया जाएगा, मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को चेंज किया। एडीआर की रिपोर्ट कहती है सबसे भ्रष्ट लोग जिन पर डकैती के आरोप है, एमपीज और एमएलए सिटिंग भाजपा के अंदर है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ विपक्ष पे रेड करना, ये एक पार्टी कॉन्विक्शन रेट 0.5% है, तो किसी पर रेड करना वो करप्शन के खिलाफ लड़ना नहीं है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो जरूरी है। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बाबूभाई बोकरिया कॉन्विक्टेड थे करप्शन में, मोदी जी ने उनसे रेजिग्नेशन नहीं लिया। आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए। अब हम आते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर। ये इसलिए कहना जरूरी था कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के लिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनको साइडलाइन करने की कोशिश की गई। कल ही हमने देखा कर्नाटका के न्यूज़पेपर में उनकी तस्वीर नहीं थी। मुझे लगता है ये बेहद निंदनीय है जो उनका कंट्रीब्यूशन था। मैं नेहरू जी के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन जंग आजादी में सबसे अधिक समय जेल में उन्होंने बिताया, सबसे अधिक समय। उन्होंने जो अभी शांतनु जी फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे, ड्यूटीज की तो बात कर रहे थे, फंडामेंटल राइट्स नेहरू जी ने 1931 में रॉय के साथ ड्रॉ किए थे, जिसपे से बाबा साहेब आंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहते जब हमारा संविधान वो बना रहे थे कि फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने नेहरू जी से लिए। ये बात सच्चाई है। आप नेहरू जी जैसे व्यक्ति को आप साइडलाइन करने की कोशिश करते हो। क्या आपको लगता है शांतनु जी की नेहरू जैसे व्यक्ति को, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को एक कोशिश की गई है किनारे करने की, और झूठ उनके बारे में कहा गया है? शांतनु, तहसीन भाई, मुझे लगता है सोनिया गांधी जी को बुरा इसलिए लगा कि बापू के साथ अंबेडकर का नाम क्यों लिया गया, बापू के साथ सुभाष चंद्र बोस सावरकर का नाम क्यों लिया गया, बापू के साथ मंगल पांडे, चाहे भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक उल्लाह, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि गांधी परिवार का मांगना है कि स्वतंत्रता की बात हो, चाहे देश निर्माण की बात हो, बस आप नेहरू जपते रहे, गांधी जपते नहीं, पर आप नेहरू को भूल भी नहीं सकते, नेहरू को भी याद करना होगा। भारत नहीं होगा वो, इस नए भारत में नहीं होगा। जहां तक पर शांतनु, क्या इस नए भारत में आप भारत के पहले प्रधानमंत्री को बिल्कुल भूल जाएंगे? क्या ये होना चाहिए? देखिए, वो नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक सांस में ये भी कहा कि जो भी आज तक देश का प्रधानमंत्री रहा है, देश का मुख्यमंत्री रहा है, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, जो भी लीडर है, उसने देश को बनाया है। तो एक नाम पे अटक जाना, लेकिन हाँ, एक नाम ही मेरी विरासत है, एक नाम ही से मुझे पार्टी चलानी है, एक नाम से मुझे राजनीति करनी है, मेरे ख्याल से ये सोनिया गांधी जी की दिक्कत है। ठीक है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। हाँ। आपकी दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत ऐतिहासिक मौका है, और शांतनु भाई मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, एक लेखक है, मेरे व्यक्तिगत मित्र, उन्होंने कहा कि नेहरू जी के साथ सुभाष चंद्र बोस का नाम दिया गया। मैं आपको कोट कर रहा हूँ, शांतनु जी आपने कहा,
1931 का जो सेशन हुआ कराची सेशन, उसके 1921 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ, लाहौर सेशन, इसके अंदर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था गांधी जी और नेहरू के बीच में। 1931 में हमने पूर्ण आजादी हमने डिक्लेयर किया, तब भी डिफरेंसेस था गांधी और नेहरू के बीच। और गांधी जी का और नेहरू जी का साथ किया सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस 1931 में कहते, जब 1929 में तिरंगा नेहरू जी ने खड़ा किया बैंक्स ऑफ द रवि में गांधी जी के विरुद्ध जाकर, सुभाष चंद्र बोस कहते नेहरू के बारे में, ये व्यक्ति नेहरू जी इस देश के सबसे पॉपुलर लीडर है, मैं इनके साथ जुड़ा हूं। 1931 के बाद नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कुछ डिफरेंस है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसने हमेशा मेरा साथ दिया वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब बार बार ये कहते हैं नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में डिफरेंसेस, उस वक्त के जायंट्स के बीच में इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस थे। जी, तो तहसीन पूनावाला, ये बात इस वक्त याद रखना तमाम लोगों को, खास करके नेताओं को बहुत जरूरी है कि आपके बीच में मतभेद हो सकते हैं, पर वो बौद्धिक मतभेद हो सकते हैं, वो आपकी आइडियोलॉजी के मतभेद हो सकते हैं, पर ये वहीं पर रहने देना चाहिए। तभी एकता और एकजुटता के साथ देश आगे बढ़ेगा, जो प्रधानमंत्री ने प्रण लिया है। और ये बात सभी को याद रखना होगा, पक्ष को, विपक्ष को, लोगों को। क्या हम ये कर पाएंगे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है आप सबके लिए। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।